क्यों इस आइलैंड को एलियन आइलैंड कहा जाता है? 11 मंजिल ऊंचे घर जो मिट्टी से बने हैं। यमन के लोग दिन भर क्या चबाते रहते हैं? मोका कॉफी का नाम आखिर आया कहां से? और जानिए यहाँ के अजीब खेलों के बारे में। हाय, मैं हूं शशांक और इस चैनल पे मैं टोटल 195 कंट्रीज के बारे में बात करूंगा, फ्रॉम बॉटम ऑफ द लिस्ट टू द टॉप। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मैं खुश हूं कि हम लोग इस चैनल पे 5000 लोग हो चुके हैं और धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये चैनल ग्रो कर रहा है। इसी तरह इस चैनल पे हम इस कम्युनिटी को बढ़ाते रहे, पूरी दुनिया के बारे में, अलग अलग कंट्रीज के बारे में साथ मिलके बहुत कुछ सीखेंगे। मैं आगे के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सो मच। तो अब तक हमने 2 अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में बात की जो एक दूसरे की नेबरिंग कंट्रीज भी थी, और इसी के साथ Z इनिशियल्स वाली 2 कंट्रीज जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इनके चैप्टर्स क्लोज होते हैं। तो अब हम पहुंच गए एक ऐसी कंट्री पे जो Y इनिशियल वाली इकलौती कंट्री है पूरी दुनिया में। यमन, एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री जो अरेबियन पेनिनसुला के साउथ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। तो अगर आपको यमन को समझना है तो इसके मैप को बहुत ध्यान से समझिए, जिससे कि आपको इस वीडियो के अंत तक यमन के बारे में सब कुछ समझने में बहुत आसानी होगी। यमन की बॉर्डर्स की बात करें तो इसके नॉर्थ में है सऊदी अरेबिया और नॉर्थ वेस्ट में ओमान। यमन 3 और कंट्रीज जैसे कि इरिट्रिया, जिबूटी और सोमालिया से मैरीटाइम बॉर्डर्स भी शेयर करता है, जो ओशियन के उस पार हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे लोकेटेड है। यमन के वेस्टर्न पार्ट में है रेड सी और साउथ में है गल्फ ऑफ एडन और अरेबियन सी। यह है बाब अल मंडाब स्ट्रेट। ये यमन के साउथ वेस्ट पार्ट में लोकेटेड है, जो ओशियन का एक नैरो पार्ट है जो अरेबियन सी से होते हुए गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को आपस में जोड़ता है। ये ट्रेड रूट बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है और दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स में से एक है, जहां से ऑयल और दूसरे कई बड़े और कीमती कंटेनर्स हर दिन ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। बाब अल मंडाब स्ट्रेट एक इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशन पर है, जिसके चलते यमन के पास एक मेजर एडवांटेज है। इस स्ट्रेट से गुजरने वाले कार्गो शिप्स दुनिया के मैरीटाइम ट्रेड का लगभग 1/3 हैंडल करते हैं, जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच ऑयल और दूसरे गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसीलिए ये रूट इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। इसी रास्ते से कम समय में स्विस कैनाल तक पहुंचा जा सकता है, जो इजिप्ट में है और यूरोप तक पहुंचने का एक और मेजर ट्रेड चोक पॉइंट है। यमन की इसी लोकेशन ने इसे पुरानी सिविलाइजेशंस के लिए एक मेजर ट्रेडिंग हब बना दिया था, जहां से स्पाइसेस, फ्रैंकिंसेंस और कीमती चीजों का एक्सचेंज होता था। लेकिन आज गल्फ ऑफ एडन पायरेट्स का हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां यमन के हूथी रेबल्स ईरान के पॉलिटिकल सपोर्ट के चलते और दूसरी तरफ सोमालियन पायरेट्स अपने इकोनॉमिक फायदे के लिए इस मैरीटाइम रूट से गुजरने वाले शिप्स को टारगेट करते हैं। अब ये हूथीस कौन है और ईरान का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये सब समझने के लिए वीडियो को आगे तक देखिएगा, जहां मैं यमन में चल रही ये कॉम्प्लिकेटेड सिविल वॉर को भी एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो यमन के पास करीब 200 आइलैंड्स हैं, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड है सोकोट्रा आइलैंड, जिसकी वजह से यमन को बाय कॉन्टिनेंटल नेशन कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यमन की टेरिटरी वेस्ट एशिया में है, लेकिन सोकोट्रा आइलैंड टेक्निकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट शेल्फ में आता है। ये आइलैंड दुनिया का सबसे आइसोलेटेड आइलैंड है और इसे पृथ्वी पर स्वर्ग माना जाता है, क्योंकि यहाँ जो पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं वो दुनिया के किसी कोने में नहीं पाए जाते। सोकोट्रा आइलैंड पर भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम मेनलैंड यमन के बारे में समझते हैं। यमन का पासपोर्ट ग्लोबल रैंकिंग में काफी नीचे है। 2024 के पासपोर्ट इंडेक्स रेटिंग के मुताबिक इसकी रैंक 105वें नंबर पे है। यमन 5,55,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो कि साइज में बिल्कुल इंडियन स्टेट आंध्र प्रदेश से लगभग दुगना होगा, और जिसकी आबादी 40 मिलियन है, जो कि हमारे हरियाणा के बराबर होती है। यहाँ की 65% आबादी सुन्नी मुस्लिम है और 35% आबादी शिया मुस्लिम की है। यहाँ की भाषा अरबिक है। कहा जाता है कि अरबिक लोगों का ओरिजिन पॉइंट यमन ही था, जिन्हें कहतानी अरब्स कहा जाता है, जो कि अरब्स की प्योरेस्ट रेस बताई जाती है। यमन का ट्रांसपोर्टेशन काफी सिंपल है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। रेलवेज का सिस्टम ज्यादा डेवलप नहीं है। पहले यमन में एक रेल नेटवर्क हुआ करता था, जो मेनली कार्गो और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट्स के लिए यूज होता था, लेकिन अब यहाँ का कोई भी रेल नेटवर्क एक्टिव नहीं है। इसीलिए लोग मोस्टली रोड ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ गाड़ियाँ रोड के राइट साइड पर चलाई जाती हैं। यहाँ की 5 मेजर सिटीज में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं,
जो देश की कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं। यमन की करेंसी का नाम है यमनी रियाल। यमनी रियाल के कॉइन्स और नोट्स पर वहाँ की कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज के सिंबल्स देखे जा सकते हैं। यमन के फ्लैग में रेड, व्हाइट और ब्लैक 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स हैं। रेड सिंबल है उनके इंडिपेंडेंस और रेवोल्यूशन का। व्हाइट शांति और बेहतर भविष्य को दर्शाता है। ब्लैक उनके कॉलोनियल पास्ट और स्ट्रगल्स को रिप्रेजेंट करता है। यमन को ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस मिली थी 30 नवंबर 1967 को, और इसलिए 30 नवंबर उनके लिए उनकी आज़ादी का दिन है। यमन के पहले प्रेसिडेंट थे मिस्टर अली अब्दुल्ला साले, जो कई कंट्रोवर्सीज में घिरे रहे। सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशन के कारण मिलिट्री और लोगों के विरोध का उन्हें काफी सामना करना पड़ा। उनकी हिस्ट्री के बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। अभी यमन के करंट प्रेसिडेंट हैं मिस्टर राशिद अल अलीमी, जो 2022 से ही प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के हेड के रूप में काम कर रहे हैं। यमन का लिटरेसी रेट 70% के आसपास है, जो अभी भी इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट और इकोनॉमिकल इश्यूज की वजह से यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। स्पेशली लड़कियों की एजुकेशन को लेकर अभी यहाँ पे अवेयरनेस और रिसोर्सेज की कमी है। यमन के पहनावे में ट्रेडिशनल क्लोथिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ के लोग या तो थोब या फिर दिशदाशा पहनते हैं, जो एक लॉन्ग रोब होता है। साथ ही यहाँ मैक्सिमम लोग अपनी कमर के आसपास जाम्बिया नाम का एक ट्रेडिशनल डैगर रखते हैं, जो उनके लिए हाई सोशल स्टेटस, उनकी संस्कृति की पहचान और उनकी बहादुरी का प्रतीक होता है। यमन का टेम्परेचर 18 से 39 डिग्रीज के बीच में रहता है। यमन में कोई भी परमानेंट नदियां नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ वादियां हैं जो सूखी पड़ी रहती हैं और बारिश के बाद उनमें पानी भर जाता है। फिर वही पानी यहाँ के लोगों के लिए इस्तेमाल में आता है, जैसे कि वादी हद्रमत। ये यमन की सबसे बड़ी वादी है, जो कि यमन के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। यहाँ बारिश का पानी जमा होता है और जिसका इस्तेमाल यहाँ के लोग फार्मिंग के लिए करते हैं। यमन हाईलैंड्स का सबसे ऊंचा पॉइंट है जाबाल अन नाबी शुएब। ये माउंटेन लगभग 12,000 फीट ऊंचा है। और यहाँ के रेगिस्तान की अगर बात करें तो यमन के ईस्टर्न पार्ट में है रूब अल खाली डेजर्ट, जिसे एम्प्टी क्वार्टर भी कहते हैं। इसके नाम से ही जाना जा सकता है कि ये जगह बिल्कुल खाली है। हार्श क्लाइमेट होने के कारण यहाँ कोई नहीं रह सकता। ये एक ऐसा रेगिस्तान है जो दुनिया के सबसे बड़े रेतीले रेगिस्तानों में से एक है, और यमन के साथ साथ सऊदी अरेबिया, ओमान और यूएई तक फैला हुआ है। ओके, अब ये सबसे इंटरेस्टिंग है। अब हम बात करते हैं सोकोट्रा आइलैंड की। सोकोट्रा आइलैंड यमन का एक अनोखा और मिस्टीरियस आइलैंड है, जिसे एलियन प्लेस ऑन अर्थ भी कहा जाता है। अरेबियन सी के बीच लोकेटेड ये आइलैंड मेनलैंड यमन से 350 किलोमीटर दूर है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ लगभग 65,000 लोग रहते हैं। आप सोकोट्रा तक पहुँचने के लिए साना या एडन से फ्लाइट ले सकते हैं या फिर बोट का सफर कर सकते हैं। यहाँ की 37% फ्लोरा और फौना, जैसे ड्रैगन ब्लड ट्री और बॉटल ट्री, दुनिया में और कहीं नहीं मिलते, सिर्फ इसी आइलैंड पर मिलते हैं। सोकोट्रा की जियोलॉजिकल फॉर्मेशन लगभग 6 मिलियन साल पुरानी है और यहाँ डेजर्ट्स, माउंटेन्स और वैलीज, इन सबका एक डाइवर्स लैंडस्केप मिलता है। इस आइलैंड पर एक लैंग्वेज बोली जाती है जिसे सोकोट्री लैंग्वेज बोलते हैं। वो लैंग्वेज सिर्फ बोली जा सकती है, उसे लिखा नहीं जा सकता। ये एक और एक अनोखी बात है इस आइलैंड के बारे में। आइलैंड की इस आइसोलेशन ने ही इसे एक नेचुरली प्रिजर्व्ड पैराडाइज बनाया है। अब बात करते हैं यहाँ की कैपिटल सिटी के बारे में। यमन की राजधानी साना ये अपने रिच हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज के लिए मशहूर है, जिसका इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है। यमन के ओल्ड सिटी ऑफ साना के साथ साथ यहाँ के ज्यादातर दूसरे और भी सिटीज और विलेजेस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और अपने शानदार यमनी आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं, जो बेहद यूनिक है। बेट बॉज एक पुराना और खूबसूरत बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है, जो साना की ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर का एक शानदार उदाहरण है। दर अल हाजर, जो रॉक पैलेस के नाम से जाना जाता है, यमन का एक शानदार लैंडमार्क है जो एक बड़े पत्थर पर बनाया गया था। ये अपनी यूनिक लोकेशन और यमन की ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल स्टाइल के लिए मशहूर है, जिसमें इंट्रिकेट कार्विंग्स और डेकोरेटिव एलिमेंट्स का यूज किया गया है। ये एक समय पर सुल्तान का रॉयल रेसिडेंस हुआ करता था, जो कि पॉलिटिकल और कल्चरल एक्टिविटीज का सेंटर भी हुआ करता था। आज ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इस पैलेस से आपको साना सिटी और उसके आसपास के पहाड़ियों के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। अल साले मॉस्क ये साना की सबसे बड़ी और मॉडर्न मस्जिद है, जो अपनी शानदार आर्किटेक्चर और अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है। शिबाम
यमन का एक पुराना शहर है जो अपनी मड ब्रिक्स बिल्डिंग के लिए जाना जाता है। इस शहर को वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्काईस्क्रैपर सिटी या फिर यमन का मैनहट्टन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के हाई राइज बिल्डिंग्स 5 से 9 फ्लोर्स तक ऊंची होती है और ट्रेडिशनल यमनी स्टाइल में बनी होती है। ये बिल्डिंग्स लगभग 16th से 11th सेंचुरी के बीच बनाई गई थी और अपने समय के इंजीनियरिंग मार्वल्स थी। शिबाम दुनिया के सबसे पुराने और प्रिजर्व्ड मड ब्रिक सिटी में से एक है। इस शहर की कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स और अर्बन प्लानिंग उस समय के एडवांस्ड थिंकिंग को दर्शाती है, जो लोकल क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के हिसाब से वेल सूटेड थी। शिबम का एक और यूनिक एस्पेक्ट है, वो ये है कि यहाँ के घर एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम का काम करते हैं। ये शहर हिस्टोरिकल ट्रेड रूट्स पर सिचुएटेड था और यहाँ से गुजरने वाले कारवां के लिए इम्पोर्टेंट स्टॉप ओवर भी था। यह है एडन। ये यमन का एक स्ट्रैटेजिक पोर्ट सिटी है जो गल्फ ऑफ एडन के किनारे पर लोकेटेड है और अपनी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और ट्रेड के लिए जाना जाता है। ये शहर अपने कमर्शियल और मिलिट्री पोर्ट्स के लिए मशहूर है और यहाँ का टावर ऑफ साइलेंस एक पुराना ज़ोरास्ट्रियन रिलीजियस स्ट्रक्चर है। अल हुदायदा रेड सी के किनारे पर लोकेटेड ये एक मेजर पोर्ट सिटी है जो यमन का मैरीटाइम ट्रेड का सेंटर है। जिबला, जहाँ 11th सेंचुरी में क्वीन आरवा मस्जिद बनाई गई थी। मारिब, ये यमन की एक हिस्टोरिकल सिटी है जो सबियन एम्पायर का हिस्सा थी और ये है यहाँ का बारन टेम्पल, जिसे थ्रोन ऑफ बिल्किस भी कहा जाता है। सायून, इस शहर का सुल्तान अल खतीरी महल, ये एक पुराना मिट्टी से बना शानदार महल है जिसके आर्किटेक्चर को देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। ताइज, यहाँ का अल काहिरा कैसल पहाड़ों पर बना हुआ है और बहुत ही पुराना है जो अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। तारिम, यहाँ का अल मुहदर मीनार। जाबीद, ये एक यूनेस्को साइट है। यहाँ की पुरानी मस्जिदें और घरों के आर्किटेक्चर काफी प्रसिद्ध है, लेकिन वॉर के चलते हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को नुकसान हो रहा है। बीर अल क्रेटर, ये एक वॉल्केनिक साइट है और इस क्रेटर के भीतर बारिश का पानी जमा हो जाता है जिससे ये झील बन जाती है जो अरेबियन सी के पास यमन की सदर्न कोस्ट पर लोकेटेड है। अल मुकल्ला, ये एक कोस्टल सिटी है जहाँ समुद्री ट्रेड और फिशिंग की जाती है। हौफ, ये यमन का साउथ ईस्ट में फैला एक शांत और घना जंगल है जहाँ के बीचेस इस जगह को और भी आकर्षक बनाते हैं। मॉनसून के मौसम में ये जगह और भी हरी भरी और सुंदर हो जाती है। ये जगह अरेबियन सी के किनारे और ओमान की बॉर्डर के पास लोकेटेड है। यमन की विलेज लाइफ भी काफी यूनिक है, जैसे कि यहाँ का जबल हराज जो यमन के वेस्टर्न हाईलैंड्स में लोकेटेड पहाड़ियाँ हैं। ये अपनी खूबसूरत पुराने किलों और पुराने यमनी आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है जिसमें पत्थर और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है और ये बिल्डिंग्स अपने आप में एक हिस्टोरिकल आर्ट फॉर्म है जो लोकल रिसोर्सेज से बनाई गई थी। ये गांव अपनी पुरानी सबियन और हिमेराइट सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। तुला का ज्योग्राफिकल लोकेशन भी खास है जहां से आपको शहर और पहाड़ियों का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। तुला को एक्सप्लोर करना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है जहां आपको ऐसा एहसास होता है जैसे कि आप पुराने समय की उस दुनिया का एक हिस्सा बन चुके हैं। इसी रीजन में एक और गांव है जिसका नाम है अल हजर, जो अपने स्टोन आर्किटेक्चर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये गांव 12th सेंचुरी में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ऊंची जगहों पर बनाया गया था। हबाबा वाटर सिस्टर्न, ये एक एंशिएंट वाटर रिजर्वायर है। ये सिस्टर्न बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था और इसका डिजाइन यमन के पुराने वाटर मैनेजमेंट स्किल्स को दर्शाता है। शहारा ब्रिज, ये यमन का एक हिस्टोरिक मार्वल है जो 17th सेंचुरी में हाथों की मदद से बनाया गया था। ये 300 फुट गहरी खाई के ऊपर 2 पहाड़ों की चोटियों को जोड़ता है और ये 65 फुट लंबा है। ये पुल 2 गांवों को आपस में जोड़ता है और सामान लाने ले जाने के लिए बनाया गया था। 3 साल में तैयार हुआ ये पुल अपने बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है और आज भी उतना ही मजबूत है। वादी दवन, यहाँ का बुकशान पैलेस जिसे 2003 में रिनोवेट किया गया था अब एक होटल बन चुका है और ये अपने रंगीन पेस्टल कलर्स के लिए जाना जाता है। इसके आसपास अल हजरायन गांव में मिट्टी से बने टावर जैसे घर हैं जो चट्टानों की ढलानों से चिपके होते हैं और बिल्कुल अलादीन के अग्रबहा शहर जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ के लोग अपने घरों पर आइबेक्स यानी कि जंगली बकरियों के सींग लगा कर रखते हैं क्योंकि वो उसे शुभ मानते हैं। धामार यमन का एक गाँव है जहाँ की मिट्टी सबसे ज्यादा फर्टाइल यानी कि सबसे ज्यादा उपजाऊ है, जो खास तौर पे कात और कॉफी की फार्मिंग के लिए जाना जाता है।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कॉफी तो ठीक है, लेकिन ये कात क्या चीज है। यमन में कात एक एवरग्रीन श्रब यानी कि पौधा है जिसे यहाँ के लोग आपको दिन भर चबाते हुए दिखाई देंगे। इसका साइंटिफिक नेम है कैथा एड्यूलिस और इसके पत्तों में कैथिनोन नाम का स्टिमुलेंट होता है जो माइल्ड यूफोरिया और अलर्टनेस को बढ़ा देता है, और ये यहाँ के लोगों के लिए एक सोशल ड्रग है। इसलिए कात को सोशल गैदरिंग, पब्लिक मीटिंग्स और कल्चरल इवेंट्स में चबाया जाता है। यमन में कात चबाना एक पुरानी ट्रेडिशन है, लेकिन आजकल ये एडिक्शन और हेल्थ इश्यूज का कारण बनता जा रहा है। इसका लॉन्ग टर्म यूज कई इश्यूज पैदा करता है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन और साथ ही साथ लिवर और हार्ट को भी डैमेज करता है। कई कंट्रीज में कात को इलीगल ड्रग माना गया है और ये दुनिया के कई भागों में बैंड भी है। कात की फार्मिंग यमन की इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले करती है, लेकिन ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है क्योंकि इसकी खेती में बहुत ज्यादा पानी लगता है। यमन में ऑलरेडी पानी की कमी के चलते कात की फार्मिंग वाटर क्राइसिस को बढ़ा रही है। ये एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज का मिसयूज करता है और फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन को कम करता है। कात का इलीगल ट्रेड भी एक मेजर कंसर्न है क्योंकि इससे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड्स भी पहुंचते हैं। कात की कल्टीवेशन का इकोनॉमिक इम्पैक्ट मिक्स्ड है। ये शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट लाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कात की वजह से दूसरे फूड क्रॉप्स की फार्मिंग नहीं हो पाती, जो कि फूड और वाटर शॉर्टेज को बढ़ाता है, और इसका मिसयूज यहाँ की हेल्थ इश्यूज, सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की जड़ है। कात के बाद जो दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है वो है यमन की कॉफी। यमन की कॉफी दुनिया भर में अपनी यूनिक टेस्ट और क्वालिटी के लिए फेमस है, और यहीं से कॉफी का सफर भी शुरू हुआ था। यमन के मोका पोर्ट से कॉफी का एक्सपोर्ट होता था, जहां से इसका नाम मोका कॉफी पड़ा। यमन की इकोनॉमी को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, जिसमें वॉर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मेजर रोल है। यमन के रिसोर्सेज जैसे ऑयल और नेचुरल गैस काफी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन वॉर की वजह से उनकी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स लो हो गई है। फिशिंग और टूरिज्म सेक्टर्स भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज और सिक्योरिटी इश्यूज के चलते डिसरप्ट हो गए हैं। ट्रेड रूट्स जो यमन के लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, ये भी वॉर के चलते अफेक्ट हो गए हैं, जिससे यहाँ की इकोनॉमी को और ज्यादा नुकसान हो रहा है। यमन की इकोनॉमी लार्जली फॉरेन एड और रिमिटेंसेस पर डिपेंड होती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। स्मॉल बिजनेसेस और इनफॉर्मल इकोनॉमी अब लोगों के सर्वाइवल का एक सोर्स बन गई है। पॉवर्टी, फूड इनसिक्योरिटी और अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज भी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यमन की गिरती इकोनॉमी के पीछे अगर वॉर ही है, तो ये वॉर आखिर हो क्यों रही है और इसको रोका कैसे जाए। तो चलिए यमन की इस बेहद कॉम्प्लिकेटेड सिविल वॉर को समझते हैं और इसकी हिस्ट्री को जानते हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं, मिडिल ईस्ट में हमेशा से कोई ना कोई विवाद चलता ही रहता है, और यमन भी इससे अलग नहीं है। यमन का युद्ध असल में सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच की प्रॉक्सी वॉर का नतीजा है। प्रॉक्सी वॉर का मतलब है जब दो बड़े देश आपस में सीधा लड़ने की बजाय किसी तीसरे देश या ग्रुप के माध्यम से वॉर छेड़ देते हैं। उसमें बड़े देश हथियार, पैसा और सपोर्ट देते हैं, लेकिन खुद जंग में शामिल नहीं होते। ये प्रॉक्सी वॉर है। यमन का सिविल वॉर 2011 के अरब स्प्रिंग के दौरान शुरू हुआ था, जब लोग डिक्टेटरशिप के खिलाफ डेमोक्रेसी और बेटर लिविंग कंडीशंस की मांग करने लगे थे। यमन के पहले प्रेसिडेंट थे अली अब्दुल्ला सालेह। उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया का साथ देते थे, जिसकी वजह से हुसैन अल हूथी नाम के एक शख्स ने सरकार के अगेंस्ट एक ग्रुप बनाया, और उसकी डेथ के बाद अब्दुल मलिक अल हूथी ने इस ग्रुप को आगे बढ़ाया। फिर ये ग्रुप कहलाने लगा हूथी रेबल्स, जो एक शिया रेबल ग्रुप था। क्योंकि ईरान भी एक शिया नेशन है, उसके सपोर्ट से ये रेबल ताकतवर होते गए, जबकि यमन की सरकार जो सुन्नी थी, सऊदी अरेबिया के सपोर्ट से चल रही थी। हूथीज ने अपना एरिया बढ़ाकर नॉर्थ यमन का कंट्रोल ले लिया। सऊदी अरेबिया ने हूथीज को रोकने के लिए बॉम्बिंग शुरू कर दी, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। ईरान हूथीज को सिर्फ शिया सपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि सऊदी को कमजोर करने के लिए भी सपोर्ट कर रहा था। इस बीच अल-कायदा भी साउथ यमन में फैलता जा रहा था, जो सिचुएशन को और बिगाड़ रहा था। 2012 में नए प्रेसिडेंट मंसूर हादी आए और पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन हौथीज के ताकत के सामने सब फेल हो गया। 2014 में हौथीज ने सना कैपिटल पर कब्जा कर लिया और हादी को रिजाइन करना पड़ा। 2015 में हादी ने सऊदी अरेबिया की मदद से हूथीज के खिलाफ ऑपरेशन चालू किया। इस ऑपरेशन में सऊदी अरब ने यमन के हॉस्पिटल्स और स्कूल्स तक पर बॉम्ब गिरा दिया था, जिसकी वजह से यहाँ के सिविलियंस और यहाँ के बच्चे भुखमरी और मौत का शिकार हो गए। इस क्राइसिस को 21वीं सदी का सबसे बड़ा मैन मेड डिजास्टर भी कहा जाता है।
इस वॉर की वजह से यमन में 2.7 मिलियन बच्चे माल न्यूट्रिशन है और बहुत से लोग रेफ्यूजीज बन चुके हैं। अली अब्दुल्ला साले अपने पावर और करप्शन के जरिए यमन के सबसे अमीर इंसान बन गए थे। प्रेसिडेंशियल पीरियड में रिसोर्सेज और एड का मिसयूज करके इन्होंने बहुत वेल्थ कमाई, जो हमेशा कंट्रोवर्सी का विषय बना रहा। इन्हीं सब कारणों से आज भी यमन की इकोनॉमी काफी चैलेंजेस फेस कर रही है। लेकिन यहाँ अगर किसी तरीके से पीस एस्टैब्लिश हो जाए तो टूरिज्म, नेचुरल रिसोर्सेज और ट्रेड को रिवाइव करके यहाँ की इकोनॉमी को वापस से बेहतर बनाया जा सकता है। अरबिक में एक कहावत है, अल इल्म नूर वल जहलु जुल्मत। इसका मतलब है कि ज्ञान ही इकलौता प्रकाश है जो आपको आपके बंधनों से और आपके दुखों से मुक्त कर सकता है। हाइल सईद, इन्होंने 1938 में हाइल सईद अनम ग्रुप यानी कि HSA की शुरुआत की थी, जो आज यमन का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है। उनका ये बिजनेस ग्रुप दुनिया के 40 से ज्यादा कंट्रीज में काम करता है और उन्होंने फूड मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में अपने वेंचर से सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं कमाया, बल्कि यमन की इकोनॉमी में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अब बात करते हैं यमन के ट्रेडिशनल डांसेस के बारे में। यहाँ के 2 मेन ट्रेडिशनल डांसेस हैं। पहला है अल बारा, ये एक ट्रेडिशनल ग्रुप डांस है जो यमन की कल्चरल यूनिटी को दर्शाता है। दूसरा है हद्रमी डांस, जो यहाँ के रीजनल सेलिब्रेशंस और फेस्टिवल्स का हिस्सा है। अब यमन के म्यूजिक की बात करते हैं। यहाँ के ट्रेडिशनल म्यूजिक में बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। दोहोला एक ड्रम होता है जो फोक म्यूजिक में ज्यादा यूज होता है। डफ एक टैम्बूरिन जैसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जिंगल्स होती हैं और ये फोक और रिलीजियस म्यूजिक में इस्तेमाल होता है। मिज़मार ये एक टाइप का फ्लूट होता है। ने ये भी एक प्रकार का फ्लूट ही है जो सॉफ्ट और मेलोडिक साउंड निकालता है। यह है ऊद, ये एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जो अरब कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है। कानून ये एक प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। और जिल्स ये छोटे और मेटल के बने होते हैं जो डांस और म्यूजिक परफॉर्मेंस में यूज होते हैं। यमन की म्यूजिक इंडस्ट्री में भी कई मशहूर आर्टिस्ट्स हैं जो अपनी यूनिक आवाज और अपने म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं। यमन की फिल्म इंडस्ट्री अभी इतनी डेवलप्ड तो नहीं है, लेकिन यहाँ की कुछ फिल्म्स और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे एक रिकॉग्निशन जरूर पा लिया है। यमन की 5 बेस्ट फिल्म्स हैं। आई एम नुजूम, एज 10 एंड डिवोर्स्ड, ये 2014 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म यमन में हो रहे चाइल्ड मैरिजेस के इशू को हाईलाइट करती है। दूसरी फिल्म है 10 डेज बिफोर द वेडिंग, ये 2018 में रिलीज हुई थी, जिसमें कल्चरल चैलेंजेस को दिखाया गया है। अ न्यू डे इन ओल्ड साना, ये 2005 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा है जो सोशल इश्यूज को भी शोकेस करता है। कर्मा हैज नो वॉल्स, ये 2013 में रिलीज हुई थी और ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसमें लोग अपनी आज़ादी और हक के लिए लड़ रहे हैं। अगली फिल्म है द मलबरी हाउस, ये 2013 में रिलीज हुई थी, जो कि एक यमनी फैमिली की कहानी है जो पॉलिटिकल अनरेस्ट और सिविल वॉर के बीच अपने घर को छोड़कर अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा यमन के और भी आर्ट फॉर्म्स हैं जो बहुत ही यूनिक है। यहाँ का ट्रेडिशनल कमारिया स्टेन्ड ग्लास आर्ट, जो यहाँ के आर्किटेक्चर का एक खास हिस्सा है। कमारिया विंडोज को आर्क शेप्ड या सेमी सर्कल डिजाइन में बनाया जाता है और इनमें वाइब्रेंट कलर्स के ग्लास यूज होते हैं जो धूप के गुजरने पर कमरे को रंग बिरंगी रोशनी से भर देते हैं। आज भी यमन के घरों और मस्जिदों में इनका इस्तेमाल होता है और ये वहाँ के कल्चर का एक हिस्सा है। इसके बाद यहाँ का एक और ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जिसे कहते हैं जामिल। ये यमन की एक ट्रेडिशनल पोएट्री होती है जो अक्सर सोशल गैदरिंग पर परफॉर्म की जाती है, वो भी कात चबाते हुए।
यमन की एगेट सिल्वर रिंग्स, ये अपनी फाइन क्राफ्टमैनशिप और लोकल एगेट स्टोन की वजह से मशहूर है। यहाँ की कैलीग्राफी भी आर्टिस्टिक और यूनिक है और मिट्टी के बर्तन बनाने का ट्रेडिशनल आर्ट भी देखने को मिलता है। यमन में चल रही वॉर के बावजूद यहाँ के हिस्टोरियंस और ऑथर्स ने अपने काम के जरिए यहाँ की स्ट्रगल्स को डॉक्यूमेंट किया है और वो 5 बेस्ट किताबें मैं आपको यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। हुरमा बाय अली अल मुकरी, दे डाई स्ट्रेंजर्स बाय मोहम्मद अब्दुल वाली, इट्स जस्ट लव बाय नादिया अल कोकबानी, अ लैंड विदाउट जैस्मिन बाय वजदी अल अहदल, द हॉस्टेज बाय जायद मुती दमज। बाकी चीज़ों की तरह यमन के अपने स्पोर्ट्स भी बहुत यूनिक है, जैसे कि यहाँ का कैमल जंपिंग। ये यमन का एक पुराना ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जिसमें खिलाड़ी कैमल के ऊपर से कूदते हैं। ये स्पोर्ट प्राइमरीली यमन के रेगिस्तानों में खेला जाता है और यहाँ के ट्राइब्स के बीच में पॉपुलर है, जहाँ इनकी फिजिकल फिटनेस और बहादुरी का टेस्ट लिया जाता है। तहतीब, ये यमन का एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है जिसमें 2 खिलाड़ी लाठी से एक दूसरे से लड़ते हैं। ये स्पोर्ट जो कल्चरल सेलिब्रेशन का हिस्सा होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ और एजिलिटी को टेस्ट करता है। यमन में फुटबॉल भी काफी पॉपुलर है, लेकिन देश की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इसे ग्रोथ मिलना मुश्किल है। अली अल नोनो यमन के एक फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं जिन्होंने यमन की नेशनल फुटबॉल टीम के लिए कई इंपॉर्टेंट मैचेस खेले हैं। यहाँ की बॉक्सिंग में सबसे पॉपुलर नाम है नसीम हामिद, जो अपनी स्पीड और अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल के लिए फेमस है और यमन के बॉक्सिंग हीरो है। अब बात करते हैं यमन के खाने के बारे में। यमन के खाने के बारे में एक खास बात यह है कि यहाँ पे आपको एक कम्युनल सेटअप में खाना सर्व किया जाता है, यानी कि एक सिंगल बड़े से प्लेटर के अंदर सब लोग मिलकर शेयर करते हैं और यहाँ का लंच दिन का सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा मील होता है। यहाँ का सबसे फेमस डिश है साल्टा और मांडी, जो यमन की नेशनल डिश भी है और इसके बिना यमन के लोगों का खाना इनकम्प्लीट रहता है। तो अब बाकी की डिशेस के बारे में जानते हैं। और आखिरी में यहाँ के यमनी स्नैक्स की बात करते हैं। यहाँ समबूसा एक क्रिस्पी और मसालेदार स्टफिंग से भरा स्नैक है जो इंडिया और पाकिस्तान आते आते समोसा बन गया था। वो अरब से ही ओरिजिनेट हुआ था। अदीनी चाय, ये एक मसालेदार चाय है जो स्पाइसेस और टी का परफेक्ट ब्लेंड है। किश्र और बुना कॉफ़ी, ये यमन की ट्रेडिशनल कॉफ़ी है जिसमें स्पाइसेस और कॉफ़ी बीन्स का मिक्स होता है। और मर्तबक, ये एक स्टफ्ड पैनकेक है जो यमन का पॉपुलर स्ट्रीट फूड है, जिसकी फिलिंग या तो मीठी या तो फिर नमकीन होती है। इसे दोनों ही फ्लेवर में बनाया जाता है। तो आज हमने यमन के कई एस्पेक्ट्स को कवर किया, यहाँ की हिस्ट्री, कल्चरल हेरिटेज और यहाँ की इकोनॉमिक क्राइसिस। अब अगला वीडियो होगा वियतनाम पर, जहाँ हम उनकी उतार चढ़ाव भरी इस हिस्ट्री को समझेंगे, जैसे कि वियतनाम वॉर, और साथ ही हम वियतनाम के सुंदर लैंडस्केप्स और वहाँ की वाइब्रेंट सिटीज और भी बहुत सी बातें जानेंगे। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। मेरे इस चैनल को शुरू करने का एक ही एजेंडा है। मैंने खुद से एक चैलेंज लिया कि मैं दुनिया के हर एक कंट्री के हर एस्पेक्ट को डिटेल में कवर करूंगा और आप तक ये नॉलेज शेयर करता रहूंगा, जिससे कि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए हम साथ मिलकर इस दुनिया को बेहतर तरीके से समझते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और आप साथ मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो नॉलेज शेयरिंग और लर्निंग में बिलीव करती है। टेक केयर।